बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। मैं हूं आपके साथ हिना आदिल। मैं हूं इमरान हसन। कितना मुश्किल होता है ना सुबह सुबह और खास तौर पे पीर के रोज फ्रेश लगना, है ना। सबसे बड़ी स्ट्रगल ही होती है। अक्सर दोस्त जो पूछते हैं ना सबसे मुश्किल क्या होता है सुबह सुबह आते हुए, सबसे मुश्किल सुबह सुबह फ्रेश लगना है। ये वाला फेस, इसको आपको फ्रेश करके दिखाना। उम्मीद है हम इस पे कामयाब हो पाते हैं और ये उम्मीद है कि आपका दिन अच्छे से शुरू हुआ है। आज तो वैसे अच्छे से शुरू होगा बिकॉज मौसम इज सो अमेजिंग। ऐसा ही है इमरान, और आगे भी मौसम अच्छा ही होने वाला है क्योंकि जो मौसम का हाल बताने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश होगी। इसके साथ साथ अगर हम सैटरडे वाली बारिश की बात करें तो उससे खासी तबाही हुई थी। जी तबाही हुई थी, खौफनाक बारिश थी और लाहौर में तो बड़ी डर ही लग गया हमें। ऐसे चीजें उड़ उड़ के जा रही थी। अब तो वैसे हर जब बारिश आती है और बादल वो एक कहते हैं एक सीन बनता है बारिश का, तो दिल डर सा जाता है कि अल्लाह करे खैर की बारिश हो, क्योंकि मालूम नहीं पड़ता कि कब वो बारिश तूफानी हो जाए। और लाहौर में भी एक ऐसा ही एपिसोड था ऑन वीकेंड जिसका जिक्र ना करिए। महकमा मौसमियात बहरहाल ये कहता है कि जो गुज़िश्ता रोज़ है इसमें आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। वादी नीलम के बालाई इलाकों में वहाँ से तो बर्फबारी के हवाले से भी इतलात मौसूल हुई और जो मामूलात ज़िंदगी हैं इस हद तक बर्फबारी हुई कि वो मुतासर हो गए। जी हाँ, ऐसा ही है। और अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो 2 रोज़ की जो बारिशें हुई हैं उसके बाद हादसात में 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 14 जख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ 56 मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ये सारी सिचुएशन है जो कि हम दुआ गो हैं। जैसे बारिश के बारे में कहा जाता है कि रहमत की हो जहमत की ना हो, क्योंकि फसलें सब खड़ी हैं इमरान, और जो सिचुएशन है ना जो शदीद बारिश वाली, वो कहीं पर हमारे लिए तो एंजॉयमेंट होती है लेकिन बहुत सारी जगहों पर तबाही का बाइस भी बन जाती है। और बाकी शहरों को तो छोड़ दें, इस्लामाबाद के अभी मुझे ये बल्कि इस्लामाबाद के मनाज़िर हैं, मुझे भी हमारे प्रोड्यूसर दिखा रहे थे कि ये इस्लामाबाद की कल की फुटेज है। शदीद यालाबारी हुई और मौसम बिल्कुल तब्दील हो रहा है एकदम से। ऐसे लग रहा है कि पूरा जो एक मौसम का सर्कल था ना वो बदल रहा है जैसे। बस खैर हो जी, अल्लाह खैर रखे और हम सब के लिए आसानी करे। और आप इस मौके पे कोशिश करें कि ज़रा इन टच रहा करें आसपास के उन लोगों के पास जिनके मकान कच्चे हैं या जो थोड़े नशेबी इलाकों में रहते हैं, अच्छे एरियाज़ में नहीं रहते हैं, उनको ज़रा मसाइल का सामना होता है। सो ऑलवेज बी देयर टू हेल्प देम। और आज की जो बारिश है ये भी एक्सपेक्टेड है, इसमें पंजाब भी शामिल है, KP कश्मीर, तो आज भी बारिश हो सकती है। सो अल्लाह करे अच्छी हो। खैर क्यों हम इंजॉय करें आज की बारिश में, पकौड़े खाएँ, बाहर घूमें फिरें, इंजॉय करें इसको अच्छे से। तो ये है जनाब वो बारिश जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बारिश है जो कि रंजो की है, वो क्रिकेट में हो रही है, उसका भी हम तस्करा करेंगे। बल्कि थोड़ा सा कर लेते हैं, हमारे पास जो कि विमेन क्रिकेट टीम के हवाले से कल से एक अपडेट जो कि आई हुई है, मैं तो परेशान उसको लेकर। आप देना चाहती हैं? मैं दूं? मैं दूं? अच्छा चलें। इसमें पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, आपको पता है विमेन क्रिकेट टीम का मैचेस जारी हैं। पहले हम एक सीरीज हारे, अब मुसलसल हम दूसरा मैच भी हार गए हैं और वेस्ट इंडीज ने 7 विकेट से हमें दूसरे मैच के अंदर शिकस्त दी है पाकिस्तान को। हमने सिर्फ 121 रन बनाए 20 ओवर्स के अंदर 7 विकेटों के नुकसान पर, और वेस्ट इंडियन टीम ने ये टारगेट सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर 18.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। क्यों इतनी बुरी परफॉर्मेंस रह रही है हमारी, इस पे भी हम बात करेंगे। वैसे हमने मेन क्रिकेट टीम के बारे में बात करनी है। मुश्किल से हम जीत तो गए सीरीज़, उस पर भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन विमेन क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रही इस पे भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ बड़ी खबर में पाकिस्तान की हुकूमत कैसा परफॉर्म कर रही है और ऑपोजिशन कैसा परफॉर्म कर रही है, देखते हैं। तो जनाब मुल्की सियासी मंजरनामे पर अब हम सुन रहे हैं बड़ी डील और मुज़ाकरात की जो आवाज़ें हैं सुनाई दे रही हैं। तहरीक के रहनुमा जो हैं कई सारे कह रहे हैं कि सियासी जमातों से हम राब्ते नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है वो कह रहे हैं कि जनाब हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस हवाले से शहरियार अफरीदी, शिबली फराज और तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन जो है वो ये कह चुके हैं कि जनाब मुज़ाकरात हमने सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, मौजूदा सियासी जमातों से बिल्कुल बात नहीं करनी क्योंकि उनके पास कोई इख्तियारात है ही नहीं और उनसे बातचीत का कोई फायदा भी नहीं होने वाला। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मैं इस मौके पे सोच रहा हूँ कि जो बाकी सियासी जमातें हैं वो अपने वजूद को लेकर क्या सोच रही हैं। उनको परेशान होना चाहिए इस स्टेटमेंट के बारे में। अगर तहरीक इंसाफ इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होगी, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को ये भी देखना होगा कि क्या वो ये कह के जमहूरियत को तक़वियत दे रहे हैं या जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये भी बड़ा अहम नुकता है, इस पर हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए 1.25 साल से कमेटी बना रखी है। इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, आइंदा भी तैयार रहेंगे, मगर उनकी तरफ से अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। हमारा 6 जमाती इत्तेहाद उनका कहना है कि इस बात का सबूत है कि हम सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार हैं। रऊफ़ हसन साहब का ऐसा कहना है। इस पर नून लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब भी सामने आए और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो अपने कायदीन से पूछ कर बताएं कि वो चाहते क्या हैं।
या वो क्या चाहते हैं। चले ऐसा कर लेते हैं, एनओसी मिल जाए तो हम मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं। इस पर वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने अपने बयान में कहा कि पीटीआई एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है, दूसरी तरफ उनकी मिन्नतें कर रही है। पीटीआई का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दों की तरह इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियां दे रहा है, ऐसा भी शर्जील इनाम मेमन ने कहा। और दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार साहब डिप्टी वज़ीर आज़म बन गए हैं और काबीना डिवीजन की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे और कुछ लोग इसको छोटे मियाँ साहब के इख्तियारात को महदूद करने के मुतरादिफ भी करार दे रहे हैं। इस पर हमने बात करनी है और इस पर सीनियर तजियाकार इमरान मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम इमरान मीर साहब, सुबह खैर, कैसे हैं? ठीक, आप सुनाइए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अलसुब जी जी प्लीज जी इमरान मीर साहब। मैंने कहा हेना ने टीवी चैनल भी स्विच किया तो एक तो इनको मुबारक हो, माशाल्लाह बेहतर स्क्रीन पे आ गई। थैंक यू सो मच इमरान मीर साहब। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, एक तो ये कि मैंने कहा सुबह सुबह हमें डर था कि आपकी इंटरनेट वाली लाइन में बारिश का पानी ना चला गया। आजकल जो कि बारिशें बहुत शदीद हो रही है तो हमें ये हमारी टीम बेचारी को खतरा रहता है कि ये मसला ना हो। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं और जी ठीक है जी इमरान साहब। अच्छा मीर साहब, अगर ट्विटर खोले तो तब पता लगता है, पूरा दिन जो है ना वो वीपीएन के साथ भी जोर लगाना पड़ता है कि कब उसमें कनेक्ट हो कब ना हो, तो वो तो सारा दिन ऐसे ही है। अब चीजों की अपडेट तो ऐसे ही मिलती है, आपको पता ही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मीर साहब, जिस तरह से अभी हमने बात की है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, जो कि हमेशा से खुद भी कंफ्यूजन का शिकार रही है शायद और आगे आवाम को भी करना चाहती है, बात करने के लिए तैयार हैं भी और नहीं भी हैं। एक जानिब से कहते हैं कि जनाब हम सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे क्योंकि इख्तियारात सारे इस्टेब्लिशमेंट के पास है, सियासी जमातों के पास नहीं है। एक जानिब ये भी कहते हैं कि अगर सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो अपने लीडर्स से गुफ्तगू कर लें और उनको इजाज़त मिल जाए तो हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। आखिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ चाहती क्या है? अच्छा, ये इसको थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में जाके देख लें कि मामला ऐसा क्यों होता है। हम अगर तमाम सियासी पार्टियों को देखें ना, तो जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट का इस मुल्क में सियासी किरदार रहा है, अब इससे इनकार नहीं है ना। देखने ये बातें ऐसी हैं कि जिससे हम बच नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते। तो हर सियासी जमात की ख्वाहिश यही होती है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका टांका फिट रहे, और वो जिसे कहते हैं, मैं तो इसके ऊपर लिखता रहा हूं कि हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद चढ़े रहें। और फिर जब मसले मसाइल कहाँ पैदा होते हैं कि जब वो इक़्तिदार में नहीं रहते, कोई भी पार्टी, और इसमें इस्तिस्ना नहीं है, किसी भी पार्टी को इस्तिस्ना नहीं है। हमने देखा कि बाजी में जो पार्टियां थी वो जब अपोजिशन में थी तो उनका क्या मौक़िफ़ था, और जब वो इक़्तिदार में आती है तो उनका क्या मौक़िफ़ होता है। अच्छा, पीटीआई के साथ चूंकि ये पहली दफा इस तरह से हो रहा है, तो वो इक़्तिदार में थी, वो बहुत अच्छा था, पेज भी बहुत अच्छा था, वो सारी चीजें, वो पेज फट गया, वो काम खराब हो गया, बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो गई। हाँ जी, और वो चीजें सारी जब बदल गई तो उनको पहली दफा इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा, तो उनको समझ नहीं आई। अच्छा, बहुत सारी चीजें मैं कहता हूं कि हमारी शायद सियासी तारीख में पहली बार हो रही है, मैं इसको यूं कहूंगा। वो इसलिए कि देखें, पहली दफा टेम्परेचर इस तरह से हाई हुआ था कि बॉइलिंग पॉइंट पे कभी नहीं गया था। हल्की फुल्की मौसीकी रहती थी, हल्के फुल्के पैराए में छोटे मोटे बयानात भी सियासी लीडर दे दिया करते थे। एस्टेब्लिशमेंट भी क्या करती थी, उनको कान पकड़ के बाहर निकाल देती थी, कुछ 6 महीने साल की ब्रेक देती थी, वो फिर मामला उनके साथ सेट कर लेते थे, वो किसी न किसी तरह से फिर इक़्तिदार में आ जाते थे। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं हम जब इमरान खान के केस में, तो हम जब वो कहते हैं ना कि वो गैर रवायती सियासतदान है, वो सियासतदान है नहीं, तो वो इस लिहाज से वो बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जो उनके दिमाग में आता है या जो उनकी समझ में आता है वो करते हैं। अच्छा, अब ये पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है, इसकी बहस को एक अलग से रख दें। चूंकि जब हम कहते हैं गैर रवायती सियासतदान है, तो बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे किए जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं हुए थे। मिसाल के तौर पे कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जिस तरह से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, जिस तरह से उन्होंने नाम ले लेके वहां पे मीर सादिक, मीर जाफर वाले वो सारी बातें की, और वो फिर आपको भी पता है कि जलसा आम में किस तरह से वो आगे और भी इससे भी ज्यादा सख्त जुबान इस्तेमाल होती थी और इस तरह से। अच्छा, अब वो एस्टेब्लिशमेंट ने भी वो अपने रवायती उस तरीके से उन्होंने कहा पकड़ के इसको मुकदमात इसके ऊपर करें, इसको जेल में डालें, ये करें, और वो आपको पता ही है कि मुकदमात किस तरह से होते हैं, वो सारी उस बहस में जाएंगे तो वो सारे लीडरों के साथ इसी तरह से। अच्छा, चूंकि यहाँ भी वो जिसे कहते हैं ना
कि एक तरफ से वो प्रो मैक्स वाला काम था, तो जवाबन भी वो जो लोग कहते हैं कि ये पहले भी हुआ, और उसके कहते हैं नहीं पहले कब हुआ, भाई पहले हुआ, इतनी शिद्दत से नहीं हुआ। इस तरह चूंकि वहां से भी बहुत शिद्दत थी, तो जवाब भी बहुत ज्यादा शिद्दत से इस सारे मामले में मीर साहब ये जो बहस है कि सबसे अच्छी सियासत कौन किसको आती है, तो विन विन तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए है, तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छी सियासत उन्हीं को आती है। जरा रिकनेक्ट करें जी, रिकनेक्ट करें। ये मसला थोड़ा सा है, डियर व्यूअर्स हमारे साथ चल रहा है, इसको जरा फिक्स करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा राब्ता न सिर्फ बहाल हो बल्कि कायम भी रहे। हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, जिस पर तहरीक इंसाफ मुसलसल ये कहती नजर आती है कि अगर बात होगी तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होगी और किसी से नहीं होगी। उनका ये कहना किस हद तक दुरुस्त है, जमहूरी अमल के लिए किस हद तक दुरुस्त है, और क्या पाकिस्तान के पोलिटिकल पैरामीटर्स को देखते हुए तहरीक इंसाफ ठीक सोच रही है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम इस पर ही बात करें, लेकिन इमरान एंड में नुक्ता यही निकलता है कि जो सियासी जमातें हैं वो क्यों मिल बैठकर आपस में मामलात जो है उनको सुलझाती नहीं है। ये इस एक्सट्रीम तक जो बात आती है कि अब बातचीत ही नहीं होगी आपस में, इसके बाद मेरा ख्याल है मामला संगीनी की तरफ जाते हैं और ख़राब होते हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर हम देख लें तो ये शुरू से ही उनका रहा है शेवा कि जनाब वो ये कहते हैं कि हमने वो इन जो सियासी जमातें हैं इनके कायदीन को, इन जमातों को बिल्कुल ही कुछ समझते नहीं हैं। वो यही कहते हैं कि हम जो भी बात करेंगे वो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे क्योंकि इख्तियारात सारे इस्टेब्लिशमेंट के पास है, और अब भी वो वही चाहते हैं जो पहले उनको मिला था शायद, और उसी के लिए वो तगोदोबी कर रहे हैं। वो सफ़ा दोबारा चाहिए उनको, द सेम पेज दैट दे टॉक अबाउट। लेकिन उसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दोबारा से इसाक डार साहब का इन एक्शन आना है। पहले वो फॉरेन मिनिस्टर तो बने ही थे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट्स पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नोटिफिकेशन उनका जारी हो गया है। आई मीन ये परवेज इलाही साहब के बाद दूसरी दफ़ा हुआ है, 2012 में वो बने थे, और अब इसाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये नोटिफिकेशन है जो उनकी तकर्री का जारी हुआ है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जारी किया है। एक जानिब इसको इख्तियारात की तकसीम कहा जा रहा है कि शायद इख्तियारात की तकसीम होगी बिटवीन टू एंड्स दैट वी थिंक दे एग्जिस्ट इन PMLN, और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि शायद मियां साहब, छोटे मियां साहब के इख्तियारात महदूद ना हो जाएं, ये भी बात हो रही है। इमरान मीर साहब हमें दोबारा ज्वाइन करें। मीर साहब सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ, देख लें बस यही मसाला है, इसी तरह का इंटरनेट है और इसी तरह का ऐसे ही है, बस ये VPN के जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। तो मैं असल में डिस्कस ये करना चाह रहा था कि वो कहते हैं कि बेहतर सियासत, तो इसका मतलब है बेहतर पॉलिटिक्स तो फिर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हो रही है, और एस्टैब्लिशमेंट नेवर मीन्स ओनली हम जो ताकतवर हल्के कहते हैं उनके दीगर जो सेक्शंस है वो भी एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं, उनके एजेंडा को लेके चलते हैं। तो इसको देखते हुए फिर सबसे बेहतर पॉलिटिक्स तो उधर हो रही है, सियासतदान ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि वहां से बेहतर पॉलिटिक्स? देखिए सियासतदान को दूध पीते बचे नहीं है कि वो जब अपने मुफादात की बात आती है, जब वहां पे देखते हैं जहां उनको फायदा है तो वो तो वहीं पे जाएंगे, और फिर जब वो देखते हैं कि ताकत का मरकज भी वहीं पे है। अब देखें ना, ये जो बहस कल से छिड़ी हुई है, सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, टीवी पे भी देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से वो अफरीदी साहब ने जब बयान दे दिया कि हम तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, उसके बाद अब आप शुरू में बात कर रहे थे कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन क्यों है? देखिए दो चीजें हैं, एक तो कंफ्यूजन इसलिए इमरान खान साहब जाहिर है सारे फैसले वही करते हैं, वो एक स्टीयरिंग है, सारी पार हैं, तो वो चूंकि बाहर नहीं है, वो जेल के अंदर है। तो अब जो जेल के बाहर से कम्युनिकेशन हो रही है उसमें 100% चीजें हमें नहीं अंदाजा कि किस ठीक तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, कौन नहीं। देखे ना, हम एक कैंप से देखते हैं शेर अफजल मरवत जो है वो बाहर आके कुछ और बात करते हैं, जबकि शिबली फराज जो और बात कर रहे हैं, हमाद अजहर ने ट्वीट की तो वो और है, वो भी सामने नहीं है, और इसी तरह से रऊफ हसन साहब जो बात कर रहे हैं वो और तरह से बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन तो पार्टी के अंदर, वो बुनियादी तौर पे देखें, अगर हकायक में हम जाएं तो बात उस हिसाब से वो गलत नहीं कर रहे। लेकिन चूंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि तहरीक इंसाफ एक ऐसा इंतहा वाला मौकफ अपना चुकी है जिसमें पॉपुलैरिटी तो उनको मिली, दुनिया उनके पीछे आ गई कि जनाब ये तो अब मुल्क में इनकलाब बर्पा होने जा रहा है, अब चीजें बहुत सारी तब्दील होंगी। लेकिन जब जमीनी हकायक को आप सामने रखते हैं तो फिर बहुत सारी चीजों में आपको बात भी करनी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है। और वो इसलिए उन्होंने कल कह दिया कि जी हम इनसे क्यों बात करें, ये तो ऑलरेडी उनकी कठपुतली है, तो हम क्यों ना उनसे बात करें जो डायरेक्ट इनके हाथ में ताकत है। तो अगर उस इतनी गलत भी नहीं है कि भाई वो बात जाहिर है शहबाज शरीफ से बात करके क्या करेंगे। हम कहते तो हैं कि मतलब ठीक है जी सियासी लोगों से बात करनी चाहिए,
वो यहाँ पे फिर मामला इसी तरह से, इसीलिए ये कंफ्यूजन भी है और उनको भी समझ नहीं आ रही कि क्या करें। वो एक तरफ चाहते हैं कि मतलब हमारे पे ये धक्का ना लगे कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, लेकिन दूसरी तरफ मजबूरी ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि बात तो उन्हीं से करनी पड़ेगी और फिर आप है क्या आपके पास। इस तरह से हमारी सियासत इस तरह से है, ऐसे ही चल रही है। अच्छा मीर साहब, एक और डेवलपमेंट है वो ये है कि जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और हमारे वज़ीर ख़ारजा है सेनेटर इसहाक डार साहब, उनको डिप्टी वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया गया है। अगर हम वही बात करें जिस तरह से इमरान ने कहा कि इख्तियारात एक जानिब तकसीम और एक जानिब महदूद करने की बात है, तो क्या समझते हैं, क्या नून लीग इसके पसे पर्दा कोई नया बयानिया बना रही है या फिर क्या वजह हो सकती है जो ये फैसला करना पड़ा शहबाज शरीफ साहब को? अच्छा, मैं इसहाक डार साहब के बारे में ना अभी सुबह ही चीजें कुछ मैं लिखता हूं, तो मैं अपनी नोट्स में लिख रहा था कि इसहाक डार साहब की माजी अगर देखें ना, माजी से लेके अब तक उनकी सियासत देखें और सारी चीजें देखें, क्योंकि उनका बैकग्राउंड तो सियासी नहीं था, वो बुनियादी तौर पे तो इसहाक डार साहब के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि इसहाक डार साहब ऐसी किस्म की कुछ सब्जी हैं कि जो हर हांडी में फिट हो जाते हैं। देखिए, वो उन्होंने शरीफ फैमिली के साथ अपने मरासम इस तरह के बनाए कि वो उनके साथ रिश्तेदारी भी बन गई, फिर वो उनको लेके भी चले। अच्छा, जब लेकिन मुशर्रफ का जब माशाल्लाह लगा, तो इसहाक डार साहब वो पहले आदमी थे कि जिन्होंने बयाने अल्फी दे कि अपनी फैमिली के खिलाफ पूरा एक मतलब खुद कुछ हमला किया और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया था। और वो फिर एक वक्त आया, हमने देखा कि उनका घर भी नीलाम होने लगा और फिर मामला ऐसे सुधरे, वो ऐसे सेट हुए एस्टेब्लिशमेंट के जनाब, वो ऐसे लगता है उनके बगैर काम भी नहीं चलता। वो फिर सारे आके उनके साथ फिट भी हो गए और वो अब इतनी अगेन उनके ऊपर बात हो रही थी कि फाइनेंस का बेड़ा गर्क उन्होंने किया है, वहां से बैठ के वो मिफ्ता इस्माइल को भी तब्दील करा देते थे। और इस दफा उनको फाइनेंस नहीं मिली तो वजारत खर्चा की एक मतलब तगड़ी वजारत उन्होंने ले ली, वहां पे एक दफा तो उन्होंने साथ में एक वो जो है वो डिप्टी वज़ीर आज़म, तो मतलब उनका ताकत का मरकज जो है ना, वो किला पीछे उनके मजबूत है, वो काफी फिट लगता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अच्छा मीर साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे, ये जो तहरीक इंसाफ बात करी है कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, इस बयान में कहीं कोई आपको एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी नजर आता है, इन अ सेंस के अब आपको मीडिया पे, क्योंकि यूजुअली बात अगर करनी हो या हो रही हो तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होने वाली बातें मीडिया पे नहीं लाई जाती हैं, और हमें मालूम है कि सभी जमातें कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रही होती है, बिकॉज इन सोसाइटीज़ इन डेमोक्रेसीज लाइक पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसको आपने मद्देनजर रखना होता है। तो अब जब तहरीक इंसाफ को मीडिया में आके बार बार कहना पड़ता है, और इससे पहले इनके जो चेयरमैन है वो भी अपनी तकारीर में बार बार ये दावत देते थे कि मुझसे कोई बात करे मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ, तो अब ये एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी है कि स्टिल वो दरवाजे इतने पक्के बंद हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि खुल नहीं रहे, और आपको मीडिया पे आके ये कहना पड़ रहा है कि भाई हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। क्या ऐसा कुछ है? अच्छा, देखिए दो चीजें लगती हैं, मतलब हम खान साहब की बात को देखें तो खान साहब तो आज भी वो वहां से जो मैसेज देते हैं वो तो बड़ा सख्त किस्म का मैसेज है। फ्रस्ट्रेशन नजर आती है कि जो पीछे लीडरशिप है, जो बाहर है, जो पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गई है या पार्लियामेंट के बाहर है और इस वक्त वो आजाद फिर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन या बात करने की जो ख्वाहिश है ज्यादा उनमें नजर आती है। क्योंकि देखें, ये सियासत बड़ी बेरहम होती है, इक्तदार का आपको सहारा भी चाहिए होता है। ये कोई सारे फी सबीलिल्लाह यहाँ पे कोई जिहाद करने नहीं आए हुए, सारे हर एक को इक्तदार चाहिए, कहीं ना कहीं उनको अपना शेयर चाहिए। ये सारे जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इक्तदार में कहीं फिट हो और सारा, और इसके ऊपर मैं पहले भी लिख भी चुका हूँ, कहता भी हूँ कि अगर आप देखें तो बयानात की हद तक तो बड़े सख्त बयानात आएंगे, लेकिन अगर आप वो अमलन देखेंगे तो ये हल्की फुल्की मौसीकी है, ठुक ठुक लगाए रखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा। देखिए, इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं कि जैसे केपी में अगर देखें, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को 90% से ज्यादा मतलब उनकी पजीराई मिली, उनको वोट है और सारा वहां पे है। उनके वजीर आला भी बड़े सख्त किस्म के वजीर आला बन गए जिन्होंने कहा मैं चढ़ाई कर दूंगा, लेकिन आप देखते हैं कि वहां आपको कोई जलसा, रैली, कोई इस तरह की चीज नजर आती है तो प्रेशर बिल्ड करने के लिए होता है ना। वहां तो चले, यहाँ तो पंजाब में तो कहते हैं कि जनाब झंडा भी निकाले तो वो पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो वहां तो उनको कोई खतरा नहीं है। तो वहां आपको कोई नजर आई इस तरह की कोई बड़ा
ये बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की चीजों में, एक लंबी स्ट्रगल में। मैं पहले भी कहता हूं कि जब बहुत ज्यादा तवील चीजें हो जाए तो आखिर वो स्ट्रगल करने वाले होते हैं, वो भी इंसान होते हैं। इतना लंबा जबर का सामना करना इतना आसान काम नहीं होता। जुबानी बातें करने को, कहने को, मतलब खान साहब अगर जाती तौर पे चाहते भी हों कि मैं इस तरह से ये करूं और मैं डट जाऊं, और उन्होंने किसी हद तक देखिए ये डट के दिखाई भी है। उन्होंने मतलब हमें इन चीजों को कि बाकी जो लोग थे वो जब साल 6 महीने के लिए अंदर जाते थे तो मामला तय कर लेते थे, और हम देखते थे बाहर आके के मामला तय हो गया और चीजें। एक और बड़ा अहम नुक्ता है, मैं चाहता हूँ इस पे जरा मैं एक सवाल आपसे कर लूँ, वो ये जो गंदम की खरीदारी का मसला है पंजाब हुकूमत के साथ, इस पर एक तो बहुत ताखीर हो गई, फिर किसान बड़ा परेशान है, बम्पर क्रॉप के बावजूद उस से जो गंदम की खरीदारी है उसमें डिले हो रहा है। और आज वैसे मुतवक्के है वज़ीर खुराक जो हैं पंजाब के, उन्होंने कहा कि हम आज एक अच्छी खबर दे सकते हैं। ये मामला क्यों पेश आया है? क्या बज़ाहिर मरियम नवाज साहिबा मुख्तलिफ मामलात में एक्टिव हैं और यहाँ पे क्या कोई बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट हो रही है? बेसिक चीज़ है और ये मसला बनता रहता है गंदम का, आटे का, पाकिस्तान और पंजाब के अंदर खास तौर पे। इसको आप मिसमैनेजमेंट ही कहेंगे या कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, मैं इसको इमरान इसको ओवरऑल पैराए में देखता हूँ। इसमें आप कतई नजर के इसमें मरियम की हुकूमत हो, यहाँ पे जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है ना, आप अगर देखें तो बड़े जितने भी फैसले होते हैं उसमें सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी की इनपुट होती है, और हमारे सियासतदान जो होते हैं वो पीछे चल के जैसे वो कान में पट्टी पढ़ाते हैं और उसके पीछे चल जाते हैं, और प्लानिंग को मुस्तकिल प्लानिंग नहीं होती। अब होना तो ये चाहिए, इनकी आंखें बंद थी कि क्या उस वक्त देखते कि जब ये गंदम बो रहे थे, जब इनको खाद दे रहे थे जिस महंगे रेटों पे, तो क्या उनको बताते, उस वक्त बताते कि भाई रेट होगा और ये इस तरह से होगा, ताकि वो इस तरह से आज जिस तरह से वो शिकायत कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं किसान कि हम तो मारे गए। अब अगर गंदम की फसल अच्छी हुई है तो आज रेट जो है वो 3900 रुपए मान उनको दे रहा है, और वो भी कहते हैं कि जी खरीदने वाला कोई नहीं है। तो ये हालत ना होती है अगर प्लानिंग ठीक तरह से हो। तो ये हम हर चीज में देखते हैं, हर शोबे में देखते हैं। बिल्कुल आपने ठीक बात की है, मुस्तकिल प्लानिंग ना होने की वजह से, अनसर्टनिटी की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। इमरान मीर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमने डिस्कशन की है जो सियासत पर, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो एक के साथ हालात हैं, उस पर आपने अपना तज्जिया दिया, आपका बहुत शुक्रिया। एक्सप्रेसो में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब कुछ बात कर लेते हैं पसंदीदा खेल की, जो पाकिस्तानियों को बहुत हर दिल अजीज खेल है, क्रिकेट जनाब। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की जो T20 सीरीज थी 2-2 से बराबरी पर इख्तिताम पजीर हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी T20 में न्यूजीलैंड की 10 की टीम पाकिस्तान के 179 रन के जवाब में 169 रन बनाकर आउट हो गई। और अगर बात करें पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी की, तो 4 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया और T20 फॉर्मेट में पहले ओवर में विकेटों की निफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। वाह वाह, पहले तो ये बताइए आपने कोई मन्नत मानी हुई थी पाकिस्तान? जितना दिल से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी निकला है ना, और इतना शदीद कोई खतरा लग रहा था मुझे ना, मैं चाहती थी कि एक मैच जीत जाएं। वैसे मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग उस दिन जीत गए। बहुत से लोग तो कह रहे थे ये मैच कहीं फिक्स तो नहीं है, जिस तरह एकदम से मैच बदला। एक तो एक पाकिस्तानी बॉलर्स में बहरहाल ये सलाहियत है कि वो पासा पलट देते हैं, लेकिन भाई बड़ी नाजुक सूरत हाल थी एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगा था कि मैच गया। जो हम स्टैट्स की बात करें, उसामा मीर ने 2 जबकि शादाब खान ने बाद एक विकेट अपने नाम की थी। शाहीन इज बीन वेरी इंप्रेसिव, उन्होंने बड़े क्रूशियल टाइम के ऊपर विकेट्स निकाली और यही फिर लेकिन आखिरी जो 2 रनआउट्स थे, आई मीन दे वर समझ ना आने वाले थे, कैसे कौन करता है बिल्कुल इस टाइम के ऊपर। और मुझे लगता है कि चेजेबल टारगेट था, हो सकता था। जो सेकंड लास्ट विकेट थी वो नहीं गंवानी चाहिए थी न्यूजीलैंड को। बहरहाल ओवरऑल पैसे वसूल मैच था। जैम पैक स्टेडियम के अंदर जितने भी लोग मैच देखने आए हुए थे उनको बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिली। लेकिन इस वक्त एक और जो बड़ी खबर पाकिस्तान टीम के हवाले से है, वो नए कोचेस की तकर्री है। 2 नए हेड कोचेस जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन पाकिस्तान को लीड करने जा रहे हैं। दे बोथ हैव बीन ग्रेट प्लेयर्स, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहे हैं अपने टाइम के ऊपर। और जो गैरी कर्स्टन है वो वाइट बॉल, जबकि गिलेस्पी जो है वो रेड बॉल के अंदर बतौर कोच पाकिस्तान को असिस्ट करेंगे, जबकि अजहर महमूद साहब तमाम फॉर्मेट के अंदर बतौर असिस्टेंट कोच जिम्मेदारियां निभाएंगे। फाइनली डिसीजन आ गया है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि मुद्दत मुलाजमत इसमें डिफाइन की गई है। और एक और खबर भी कल मैंने पढ़ी, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स ऑफिशियल और नॉट, वो बाबर आजम के हवाले से है कि वो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान को लीड करें। सो अगर ये इस वक्त ये लिमिट डिफाइन कर दी गई है टाइम की, आई थिंक ये बड़ा अच्छा होगा खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस के लिए, और इसी पे ना हमने बात करनी है। लेकिन
इससे पहले कि हम एक्सपर्ट पे जाएं, पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम बड़े चैलेंज का शिकार है। हमने शुरू में भी जिक्र किया, हम मुसलसल न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज से दूसरा मैच भी हार गए हैं, तो इस पे भी हमने बात करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ अहमद नजीब साहब मौजूद हैं। अहमद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ और उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अहमद, मैच पर तो बात करते हैं। सबसे पहले ये जो डेवलपमेंट हुई है, आखिरकार मिल गए हैं पाकिस्तानी टीम को अच्छे कोचेस। नाम तो हम काफ़ी देर से सुन रहे थे, लेकिन अब जो है इट्स ऑफिशियल। तो जैसन गिलेस्पी, जैसे इमरान ने बताया, और गैरी कर्स्टन, दो बड़े नाम है क्रिकेट के हवाले से अगर हम देखें तो। ऐसे कोचेस हैं जिसमें अगर हम बात करें स्पेशली गैरी कर्स्टन की, तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीता था इनकी जब ये कोचिंग कर रहे थे। तो बताइएगा कैसे देखते हैं इन दोनों डेवलपमेंट्स को? देखिए, कोचेस तो बहुत अच्छे लगाए हैं, क्योंकि गैरी कर्स्टन जो है वो एज एन कोच जो है उनका प्रोफाइल बहुत जबरदस्त है। बहुत अच्छे कोच है। इन्हीं की कोचिंग में जो है 2011 में इंडिया ने 50 ओवर का टाइटल भी जीता था। जेसन गिलेस्पी जो है ये भी आप कहिए कि तकरीबन 10 साल या उससे ज्यादा के कोचिंग कर रहे हैं। इन्होंने भी डिफरेंट जो काउंटी क्रिकेट में बहुत सारे टाइटल जितवाए, जिन जिन टीम्स की कोचिंग की, फिर बहुत सारे प्लेयर्स को डेवलप करने में हेल्प किया, फिर ऑस्ट्रेलिया में कोचिंग करते रहे हैं, फिर जिम्बाब्वे की कोचिंग की है, फिर एक एसोसिएट नेशन है पापा न्यू गिनी, उसकी कोचिंग की है और बड़ा सक्सेसफुल रहा है। तो ये फिर अजहर महमूद खुद बहुत जबरदस्त कोच हैं। इन्होंने इंग्लैंड में डिफरेंट काउंटीज की कोचिंग की है, डिफरेंट लीग क्रिकेट में कोचिंग करते हैं। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच थे, उन्होंने टाइटल लिफ्ट किया पीएसएल में। तो कोचिंग के हवाले से तो 10 आउट ऑफ 10 आप नंबर्स दे सकते हैं, लेकिन एक कोच को कामयाब होने के लिए जो सपोर्ट चाहिए होती है, जब तक वो सपोर्ट नहीं देंगे तो फिर कोचेस का इन द लॉन्गर टर्म या जो टेन्योर के लिए वो आ रहे हैं वो कामयाब होना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम तो बाहर वाली जो पिक्चर है वो देख के एनालाइज करते हैं, क्या इस कोच के टेन्योर में ये सक्सेस रही है और ये आप हारे, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस कोच को जो सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है वो कितनी दी गई। अगला सवाल भी मेरा यही था, उसका कुछ हिस्सा आपने ले लिया। वो सवाल ये था कि किस किस्म के चैलेंजेस इन दोनों कोचेस को इन पर, क्योंकि अजहर तो हमारे अपने प्लेयर हैं, हमारे अपने कोच हैं, वो तो टीम की बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं और ऑफ एंड ऑन वो कनेक्टेड रहते ही हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। सो खास तौर पे इन दो इंटरनेशनल कोचेस को किस किस्म के चैलेंजेस आ सकते हैं वाइल कोचिंग पाकिस्तान टीम? अमर जी, चैलेंजेस इनको इस तरह से आ सकते हैं कि सबसे पहले इनको, जैसे अजहर महमूद, आई फर्मली बिलीव कि इनको पाकिस्तान की लोकल टैलेंट के बारे में पता होगा। और अजहर अब चूंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, बड़े हार्ड वर्किंग पर्सन है, क्योंकि एक कोच आपको लोकल इसलिए चाहिए होता है कि वो आपके फॉरेन कोच को आपके लोकल क्रिकेट के मसाइल, आपको लोकल टैलेंट जो बेस्ट अवेलेबल लॉट होता है उसके बारे में साथ साथ बताता रहता है। क्योंकि जब तक वो लोकल बंदा नहीं बताएगा, फॉरेन कोच को आपके सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं कि आपका क्या सिस्टम चल रहा है, इसका सेटअप क्या है, इसके मसाइल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या निकालना है। फिर अब प्लेयर जो इंजर्ड होते हैं उनकी बहुत सारी चीजों को उनको इनहैंस करना होता है, परफॉर्मेंस को इनहैंस करना होता है, क्योंकि उनकी प्रोफाइलिंग होती है, हर प्लेयर का अलग प्रोफाइल बनता है, उसके क्या इश्यूज हैं, इसको रिजॉल्व कैसे करना है, उसको फिर भेजा जाता है नेशनल क्रिकेट एकेडमी। वहां पर आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर कोचेस अच्छे होने चाहिए, जिनके साथ वो कोचिंग का सेटअप अलाइन होगा हेड कोच का। और फिर पाकिस्तान कोच से कोच मांगेगा कि मुझे ये फैसिलिटी चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, तो उस मद में आपको हेड कोच को या कोचेस को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, सिलेक्टर्स को अच्छी टीम सिलेक्ट करके कोचेस को देना पड़ेगी। तो सो देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स कि जिनमें आपके कोचेस को असिस्टेंस चाहिए होती है आपके बोर्ड की तरफ से, जो कि अगर नहीं देंगे तो जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं आ पाएगा। तो अजहर भाई की जो मौजूदगी है, इट विल प्ले अ पॉजिटिव रोल, आप कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अहमद, हम देखें सीरीज तो बराबर हो गई है, क्या सीखा हमने इससे और क्या लगता है आपको कि जो हमारी वर्ल्ड कप प्रिपरेशंस है वो सही डायरेक्शन में जा रही है? नहीं, हम सीख नहीं सकते एज अ नेशन, हम नहीं सीख सकते हैं सर। कैसे सीख सकते हैं आप मुझे बताइए। आपने अभी सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की है, मैं ये बात बड़ी कंट्रोवर्शियल कर रहा हूँ, अभी मैं करने लगा हूँ आपके प्रोग्राम में। Either this is a पंजाब क्रिकेट बोर्ड और this is a पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये मैं बड़ी कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। Why I'm saying this? आपकी सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग जो हैं वो एक शहर लाहौर से हैं। There is not a single representation of खैबर पख्तूनख्वा, जो सबसे बड़ी टैलेंट नर्सरी आपकी पाकिस्तान की, एक सिलेक्टर नहीं है उनका। There is not a single selector from the northern region, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा टैलेंट केपी की बात इस रीजन से आ रहा है, नॉर्दर्न रीजन से आ रहा है। नॉट अ सिंगल रिप्रेजेंटेशन। आप पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वहां से 3 लोग उठा के ले आते हैं और जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लगा देते हैं। तो मतलब
कैसे आपकी, ये मैं छोटा सा एक चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है, ऊपर से आपको चीजें अच्छी नजर आ रही हैं, लेकिन ये ऐसी छोटी छोटी चीजें जो बड़ी मैटर करती है आपकी एट द एंड आपके सक्सेस के ऊपर। सो चीजें इतनी सही नहीं चल रही हो, जब तक आप ये छोटी छोटी चीजें ठीक नहीं करेंगे, शफाफियत नहीं लेकर आएंगे, तो आपकी चीजें सही नहीं हो सकती। तो ये करंट सीरीज जो हमने खेली है, इसके स्टैट्स किस किस खिलाड़ी को ज्यादा मुतासिर करने वाले हैं, या फिर नहीं आपको लगता है कि जो एक माइंड बन चुका है उस माइंड सेट के तहत लोग आएंगे सामने, इसकी तरफ आपने इशारा किया अमर? देखिए, आप परफॉर्मेंसेस जो है ना, आप पाकिस्तान में देखें तो हमारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा है। आप पिछले 4 साल से उठा के देखिए, बाबर आजम नंबर 1 रैंक पे रह लेते हैं, शाहीन अफरीदी ने जी इतने T20s में इतनी विकेट हासिल कर ली हैं, या उस प्लेयर ने ये चीज अचीव कर ली है। टीम ऐसा क्या अचीव कर रही है? नहीं कर रही है जो परफॉर्मेंसेस हैं। आप अब देखिए, अच्छा छोटी और बड़ी टीम का मार्जिन कम हो जाता है जब आप छोटा फॉर्मेट खेलते हैं। यानी पाकिस्तान और पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी में फ्लॉ था, टीम में आपने बार बार कप्तान चेंज करके उनकी यूनिटी तोड़ दी, माहौल अच्छा नहीं है। फिर इस वजह से आप देखिए कि जो न्यूजीलैंड है उसकी बी साइड आई हुई थी, यानी उनकी सेकंड स्ट्रेंथ टीम आई थी, उसने आपको आपके घर में सेकंड टाइम हराया। इससे पहले भी 2 साल पहले आपको T20 हरा कर गए, क्योंकि आप जो है वो। अच्छा अमर, मेरे पास टाइम बहुत कम है, बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली 20 सेकंड्स में जरा पाकिस्तान विमेन टीम पे कमेंट कर दें, बुरी परफॉर्मेंस है, अच्छा नहीं खेल रही खवातीन। जी वुमेन टीम्स में बहुत ज्यादा मसाइल हैं। वही एक प्लेस का लूप है। देखिए, सबसे मैं आपको समंदर को कूजे में बंद करता हूं, जब पूरे मुल्क में 200 भी लड़कियां नहीं खेलेंगी क्रिकेट, अच्छा टैलेंट कहां से आएगा? तो वालिदैन से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चियों को क्रिकेट खिलाएं, और पीसीबी से भी है कि स्कूल बड़ा करें ताकि अच्छा टैलेंट है और उसमें भी उस तरह से तवज्जो दें जिस तरह से आप मेंस क्रिकेट में देते हैं, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ताकि ग्रॉस रूट लेवल से लोग आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकई दरिया को कूजे में बंद करने की बात है। थैंक यू अमर, थैंक यू वेरी मच। अनफॉर्चुनेटली टाइम, लेकिन हमने बात की क्रिकेट के ऊपर, बात करते रहेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामद। अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें आज वकार अहमद मलिक साहब बात कर रहे हैं वंस अगेन हुंजा के ही हवाले से। लेकिन बात हो रही है कि गुज़िश्ता 50 बरसों में हुंजा के हवाले से ऐसा क्या है या क्या कुछ है जो बदला है, और क्या कुछ नहीं बदलना चाहिए था। इंटरेस्टिंग भी है और अहम भी, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। मेरे साथ शेरबाज साहब बैठे हैं, जिनकी शोहरत की कई जहतें हैं। रेडियो पाकिस्तान से 12-13 साल वाबस्ता रहे, ड्रामा राइटर हैं, बहुत ही कमाल। बल्तित फोर्ट के मैनेजर रहे। हैसी गावा जो कि बहुत ज़बरदस्त स्कूल है करीमाबाद में, उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है हुंजा की तरक्की में, उसके भी प्रिंसिपल रहे। फिर इसके अलावा अभी भी प्रोडक्शन में ड्रामाज भी लिखते हैं और फिर प्रोडक्शन भी करते हैं, और बहुत सारी जहतें हैं। जब भी कोई मंदूब बाहर से आता है तो शेरबाज साहब ही मेज़बानी का फ़ैज़ सर अंजाम देते हैं किसी भी तकरीब में। तो कमाल ज़बरदस्त शख्सियत हैं, उनसे आज गुफ्तगू करेंगे बदलती हुई हुंजा पे और ओवरऑल यानी GB पे, गिलगित बल्तिस्तान पे। बहुत शुक्रिया शेरबाज साहब आपका। पहले तो सर ये बताइए कि जो टूरिस्ट के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि ओवर द टाइम, लाइक आपने पिछले 15-20 साल, गो कि मुझे पता है कि आपने 1974 में मैट्रिक किया, और उससे ऑनवर्ड यानी आप कम अज़ कम 5 दहाइयाँ जो हैं वो कंफर्टेबली मैं कह सकता हूँ कि आपने हुंजा फिर टूरिस्ट आया। शुरू में तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको अच्छा लगता होगा, अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि टूरिस्ट के बिहेवियर में ऐसी आ रही हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही। देखें, जहाँ तक मेरा मुताला है, शुरू में जब हम छोटे थे तो इतना कंपैरेटिव विजन हमारे पास नहीं होता था। हम खुश होते थे, कभी कभी छोटे छोटे हमारे पास कीमती पत्थर कहीं से मिल जाते थे, तो स्टूडेंट थे, 10 रुपीज़ 20 रुपीज़, वो कोशिश होती थी कि हम अंग्रेजी बोलें, उनके साथ कनेक्ट हो। फॉरेनर्स आते होंगे, फॉरेनर्स आते थे, बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स का था फ्लो। उसके बाद फिर KKH के बाद मैं समझता हूँ KKH बहुत बड़ा लैंडमार्क डेवलपमेंट इनिशिएटिव है हुंजा के हवाले से। पूरे जहाँ से KKH गुजरा उसने अपने असरात छोड़े हैं और मुस्बत असरात छोड़े हैं। लेकिन जहाँ तक हुंजा में अगर हम टूरिज़म के नेगेटिव इम्पैक्ट को समझें, हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं कि बूमिंग है, कारोबार आ रहा है, पैसा आ रहा है, लोग मकान बना रही हैं, सारा कुछ, कि मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीज़ें हमें हर्ट कर रही हैं। ठीक है, एक, ब्लाइंडली हम लोग टूरिस्ट के लिए ऐसी इमारतें बना रहे हैं जो हमारे हेरिटेज को बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है,
कई बड़े होटल बन रहे हैं जो हमारे लैंडस्केप को कवर कर रहे जी, हैं। ठीक। इको टूरिज्म किल हो रहा है जी सर। और यूं फिर हमारे लिए चैलेंजेस हैं, स्पेशली जो मैं भी एक इदारे से वाबस्ता हूँ, टाउन मैनेजमेंट सोसाइटी, जिस यूं समझ लें मेयर का ऑफिस है, वहाँ मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमें चैलेंजेस ये हैं कि हम अपनी इस लैंडस्केप को, अपनी इस आइडेंटिटी फीचर को, शिनाख्त के इन जो वर्षे हैं, इनको हम बचाएं कैसे? बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज। दो चीज़ें हैं, बल्ते थोट और अलती थोट। जी। बड़ी हद तक वहाँ पे चैलेंजेस ये आ रही हैं कि हालांकि तस्वुर ये था कि बल्ते थोट जहाँ पर प्रिजर्व हो रहा है, उसके नीचे जितनी भी आबादी है उसको ट्रू सेंस में, ट्रू फेस के साथ उसको जो है वो रखा जाए। अल्तित की आबादी को भी, अल्तित की आबादी भी यही थी। अब आप वहाँ जाके देखें बल्ती थोट से जब आप मुआयना करें तो लोगों ने छतों पे चादरें चढ़ा रखी हैं। कहते हैं जी सस्ती पड़ती है तो हम चादर लगाएंगे, जो एक तरह से थ्रेट है हमारे कल्चर को। अल्तित में भी वही हो रहा है जब आप दाखिल होते हैं। इसमें आप किसी भी लोकल को तो हम दोष नहीं दे सकते, उसकी वजह यह है कि वो तो अपने उस हिसाब से, इसमें कुछ ऐसी मामलात होते हैं, यानी स्केल ऐसा है कि इसमें शायद स्टेट का किरदार बहुत अहम हो जाता है, हुकूमत का या वो, क्योंकि आप देखें ना वो करेगी, आप इंडिविजुअल के तौर पे मुझे तो आप नहीं कर सकते, मुझे तो आपको सस्ती चादर मिलेगी मैं तो लगाऊंगा। लेकिन अगर आपने उस छोटी आबादी को करना है, सेव करना है, तो उनको उन आबादी को फिर कुछ अल्टरनेट्स देने पड़ेंगे। जी। और दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि आप नुकसान में भी नहीं है, क्योंकि आप वो जो छोटी आबादी है, जो पुरानी आबादी है, हेरिटेज है, आपने उस हेरिटेज को बेचना भी तो है ना, पैसे भी तो कमाने हैं, तो थोड़ी देर के लिए इन्वेस्ट कर लेना उन लोगों को, कहीं और किसी जगह पे कर लें, तो मेरे ख्याल है लोकल को तो दोष नहीं दिया जा सकता। नहीं, लामहला एक विंडो है रिचनेस की तरफ, गुर्बत से निकलने की तरफ। अब आप खुद देखें कि बल्ते थोट चौक से लेके ऊपर तक, बल्ते थोट के स्पाइन तक आप कितनी दुकानें खुली हुई हैं, लोग कारोबार कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ बैलेंस का पहलू हमें देखना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते ना कि चेंज आ रहा है तो हम ब्लाइंडली चेंज को एक्सेप्ट करें। हमें ये बताया गया हिज हाइनेस की तरफ से कि चेंज आएगा, उसे रोक नहीं पाओगे। लेकिन एक की बताया उन्होंने, कहा कि अपने ट्रेडिशन और वर्षे के साथ जब आप चेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो आप चेंज को मैनेज कर पाएंगे। और जो मॉडर्न है और जो आपका हेरिटेज या वो है, विरसा है, उसका जो ब्लेंड है वो एक क्रिएटिविटी को एक नया जन्म देगा और एक नई खूबसूरत चीज़ आएगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा शहबाज साहब ये बताइए कि कुछ कचरे के हवाले से और इन चीज़ों के हवाले से भी शिकायत नोट की गई हैं सियाह हजरात से, उनको कोई मैसेज आप देना चाहें? हमें इसलिए गिला नहीं है कि मैं 18 साल कराची रहा हूँ, वहाँ के लोगों की आदतें, रवैये सब मुझे पता है। हुंजा में 3 दिन के लिए आएंगे तो इनका रवैया बदल जाएगा, मैं नहीं समझता। ज़बरदस्त, ठीक है, वो करते रहें और करते रहेंगे। अब आप ही नहीं सब कसम बाल लें। आपने एक खूबसूरत बात कही थी कि जो पाकिस्तानी टूरिस्ट है ये करेले का सालन है, इसको आपको बर्दाश्त करें। अब इसका हल आप ये निकाल रहे हैं कि वही जो स्कूल के बच्चे कचरा उठा रहे हैं, जी जी, बस वही उठाएंगे, और वही जो वेस्ट मैनेजमेंट के आपके इदारे हैं वो सारा कुछ है। लेकिन सर फिर भी कुछ रिक्वेस्ट तो कर दीजिए, अगर कुछ कर सकते हैं 3 दिनों के लिए। और ये भी आपने बताना है कि वापस जाके फिर आप बेशक वैसे हो जाए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में 3 दिनों के लिए आए तो खुदा के लिए। मैं नहीं समझता, ह्यूमन साइकोलॉजी मैंने नहीं पढ़ी है, सोशल साइकोलॉजी किसी हद तक मैं समझता हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारी आदतों को बदलने के लिए अभी बहुत अरसा चाहिए। इस पर काफ़ी, हालांकि हुंजा में एग्रेशन नहीं है, इस पर बारहा होटल मालिकान और दुकानदारों ने जो खुद सफाई करते हैं, हमारे यहाँ पे तो कमेटी है नहीं ना, दुकानदार हर सुबह आके अपने एरिया में सफाई करता है पानी छिड़क के, ताकि गर्द गुबार उसके सामान पे ना पड़े। वो अपनी भी एक वो कम्युनिटी का किरदार जो है ना, वो कम्युनिटी मैंने पाकिस्तान में शहबाज साहब 2 जगह देखी हैं। थर में मिठी, ठीक, मतलब वो जगह है जहाँ पे मैंने देखा कि कम्युनिटी खुद सेंसिटाइज है कर रही है कि सफाई होनी चाहिए। एक तो होता है कि आपने इस्लामाबाद भी बहुत साफ सुथरा है, लेकिन उसमें इदारे काम कर रहे हैं। एक होता है कम्युनिटी खुद जो है वो कोई गंद बर्दाश्त करती ही नहीं है, तो उसमें उसका अपना किरदार होता है। वो एक हुंजा में ऑफ कोर्स और ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान में एक सफाई का बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्रेंड है। तो इसका मतलब है कि आप तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं रखते कि वो जो टूरिस्ट आएगा 3 दिनों के लिए वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा। लेकिन साथ हम ये भी
मतलब इस पर भी बात कर लें कि वो जितना भी टूरिस्ट आ रहा है उसको कुछ और भी सबसे जो बेहतर जो जितना भी टूरिस्ट आ रहा है उसको सबसे जो बेहतर रवैया अपनाने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर पढ़ के आ जाए, क्योंकि ये आपने चीज़ें नोट की हैं कि मेरा मतलब है कि जो पढ़ के नहीं आते तो देखिए ना वो अपना नुकसान करते हैं। अपना नुकसान नहीं करते बल्कि हमें भी चैलेंज में डालते हैं कभी कभी क्योंकि देखें ना वो आप बेहतर फरमा रहे हैं कि कोई नासिराबाद में एंट्री के साथ ही एक तस्वुर ये था डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कि कुछ चीज़ें यहाँ आवेज़ा होनी चाहिए कि द मोमेंट यू आर एंटरिंग टू हुंजा यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, कि भाई ये चीज़ें ना करें। ऊंची आवाज़ में मोहल्लों से गुजरते हुए मौसीकी नहीं बजानी, तो हम बिदक जाते हैं, आपको पता है ऊंची आवाज़ से हम बिदक जाते हैं। हम पुरअमन इलाके में रहते हैं। मैं साइकी कैफ़े में था, मैंने कुछ लोगों को रोका, कुछ मकामी लोगों ने भी रोका। वो मसलन एक गाड़ी है, एक कार है, उसके ऊपर इतने बड़े बड़े स्पीकर बांधे हुए हैं और फुल आवाज में भाई अपने गाने सुनने खुद करें। और मतलब आप सोचे ना कि हुंजा के पर्सपेक्टिव में ये क्या चीज़ है कि आप बड़े बड़े स्पीकर ऊपर बांध के तो आप पता नहीं आपको कौन तारीफ शोर करते हुए ना मार्केट से वो सबका सुकून खराब करते हुए। बहरहाल बात यह है कि पढ़ लिख के आना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका अपना भी टूर जो है वो दोबाला हो जाता है। यकीन है। मकामी रवायात का भी आप एहतराम करते हैं और इस तरह के सवालात भी नहीं पूछते जिससे मेरा ख्याल है कि मतलब बेइज्जती का बड़ा इम्कान होता है ना कि आप एक सवाल पूछेंगे, अदाबाद झील के किनारे आप सवाल पूछेंगे इस झील का नाम क्या है जी। तो मेरा मतलब इसमें कोई आपकी इज्जत अफजाई नहीं है ये बेहतर है कि आप पढ़ के आ जाएं तो ताकि वो गिलगित बल्तिस्तान को और मतलब कई दुनिया में किसी भी जगह पे आप टूर पे जाएं तो लाजमी पढ़ के आएँ। और शिरबाज साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और मुझे बहुत पूरा यकीन है कि चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो रही हैं और हमारे जितने ऐसे टूरिस्ट हैं जो कि कचरा फेंकते हैं वो नहीं फेंकेंगे और जो पढ़ लिख के नहीं आते वो यकीनन पढ़ लिख के आएंगे। इस बात पे इनके चेहरे के तसुरात पे ना जाइएगा, बस ये मेरा अपना यकीन है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक्सप्रेसो हीरो से, जिन्होंने इस्लामाबाद में होने वाली 63वीं नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। जनाब ये हैं राफे असलम राजा साहब, जिन्होंने इस चैंपियनशिप में पहली पोजीशन अपने नाम की है और उनको ये शौक कैसे हुआ, कितनी ट्रेनिंग वो करते हैं, ये सब कुछ हम उन्हीं से जान लेते हैं। राफे हमारे साथ ही मौजूद। बिल्कुल, राफे से भी बात करते हैं। और आप ये लोकेशन देखिए कितनी प्यारी है इस्लामाबाद की, जहाँ पे ये चैंपियनशिप मुनक्किद की गई है मागला के दामन में। राफे अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आप कैसे हैं राफे, हाउ इज योर लाइफ गोइंग एंड क्या फील है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी एमेच्योर गोल्फ चैंपियन के तौर पे कैसा लग रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले 3-4 दिन तो मैं it's nice. अच्छा, so what do you think actually, what was the factor that made you win this championship? ऐसा क्या था? इसमें आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हार्ड वर्क और प्रैक्टिस मैंने काफ़ी टाइम से शुरू की हुई थी। पिछले 3-4 सालों से बहुत रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा था मैं, बट अनफॉर्चुनेटली सेकंड बहुत दफ़ा आया मैं, बट विन मुझे नहीं मिल सकी पिछले 3-4 सालों में। तो वो आई थिंक इट वाज लॉन्ग टाइम कमिंग और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग मैच्ड अप इन दिस टूर्नामेंट। हर चीज़ अपनी मतलब जिस तरह चाहिए थी मुझे उस तरह इट वर्क और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया। ठीक है राफे, ये बताइएगा कि इस दफ़ा गोल्फ चैंपियनशिप जो है वो इस्लामाबाद में हुई, कुछ मौसम की खराबी के बायस मुश्किलात भी पेश आई? जी बिल्कुल, हमने जब प्रैक्टिस राउंड्स खेले थे इस टूर्नामेंट, जैसे हर टूर्नामेंट से पहले खेलते थे, तब बड़ा ड्राई मौसम था, बट मैच के अंदर और मैच से पहले अच्छी खासी बारिश हुई, तूफानी बारिश हुई, बीच में हवाएं भी चली। तो कंडीशन एकदम से बदल गई, ग्राउंड बड़ा सॉफ्ट हो गया, फिर हवा चलना शुरू हो गया, हमने उसको फैक्टर इन करना था। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा कोर्स बन गया, हर किसी के लिए एक नई चीज बन गई थी। तो वो एक नया चैलेंज, उसको टैकल करना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कितना इम्पैक्ट करता है बारिश हो जाना, या हवा तो आई बिलीव इम्पैक्ट करती है आपकी डायरेक्शन को, लेकिन क्या बारिश और सरफेस भी इम्पैक्ट करता है बॉल को आगे जाने के लिए? जी बिल्कुल, जब बारिश ज्यादा होती है तो ग्राउंड सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट ग्राउंड में ये है कि जब आप स्ट्राइक करते हैं जमीन को तो क्लब के फंसने के इम्कान होते हैं, उसको आपने देखना होता है। अच्छा। फिर बॉल जिस तरह लैंड करती है जिस जगह पे, उसकी सॉफ्टनेस को भी देखना होता है कि बॉल आगे ट्रैवल करेगी या स्पिन कर जाएगी
या बहुत स्लिप कर जाएगी, क्योंकि बारिश का पानी अक्सर ग्रीन पे खड़ा हो जाता है, तो उससे स्लिप करने के भी चांसेस रहते हैं। अच्छा। तो हर चीज को फैक्टर इन करना पड़ता है। अच्छा, यूजुअली तो जब भी हम गोल्फ की बात करते हैं इट्स एन एलीट स्पोर्ट, मतलब इसको हम एलीट स्पोर्ट के तौर पे जानते हैं, या नीश एक है जो कि इसको खेलती है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर है भी तो दुनिया भर में इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है, दुनिया भर में बड़ा देखा जाता है, खेला जाता है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, हम कहाँ स्टैंड करें इसको लेकर, कहाँ तक जा सकते हैं ग्लोबली? जी बिल्कुल, हमारे अगर आप हिस्ट्री में देखें ना पिछले 50-60 इयर्स में, तो काफी सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स दूसरे ममालिक में जाके जीत चुके हैं। हम लोग ने इंडिया में विक्ट्रीज की हैं, हमने श्रीलंका, इजिप्ट, बांग्लादेश, वियतनाम, हर जगह हमारे प्लेयर्स ने जाके जीता है। दैट मीन्स का पोटेंशियल है डेफिनेटली, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे टूर्स लगते जा रहे हैं, हमारे प्लेयर्स को एक्सपोजर मिलता जा रहा है, स्पेशली प्रोफेशनल्स कैटेगरी में, विच इज वेयर द एक्चुअल ग्रोथ इज हैपनिंग, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे गेम सबसे ज्यादा इवॉल्व कर चुकी है। तो वहां पे भी हमारे प्लेयर्स, जैसे अहमद बेग एक बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वो उन्होंने अभी 2-3 हफ्ते पहले वियतनाम में एक विक्ट्री की। तो पीजीएफ के एफर्ट्स की वजह से और प्लेयर्स के अपने ग्रेट और उनकी डिटर्मिनेशन की वजह से कि हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, आई थिंक वी आर सीइंग अ वेरी बिग चेंज। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बताया है कि जो पाकिस्तानी गोल्फर्स हैं वो बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं दुनिया भर में पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में भी इस खेल का जो रुझान है वो खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसा आम शहरी, एक ऐसा शख्स जो जिसको इस खेल का इल्म नहीं है और वो ये खेलना चाहता है, उसको इस तरह, हाँ, तो उसको कैसे रसाई जो है वो हासिल होगी? आपको तो मैं सिखा दूंगा, आप जब कहें मौलवी से। अरे वाह। फॉर अ बिगिनर वो किसी भी क्लब में जा सकते हैं। क्लब में ना एक प्रैक्टिस एरिया होता है डेजिग्नेटेड, वहां पे हर क्लब में तकरीबन आपको एक कोच मिल जाएगा। आप डेली की फीस दे के आप कोचिंग से ऐसे शुरू कर सकते हैं, और जैसे आप इवॉल्व करते हैं तो फिर पीजीएफ भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और जो आपका लोकल क्लब है दे विल आल्सो सपोर्ट यू, एनेबल यू, आपको वो टूल्स प्रोवाइड कर देंगे फॉर अ स्मॉल फी, आपको वो कोचिंग दे देंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे कि इन टूर्नामेंट्स में आप शुरू करें, देन यू ग्रो, यू वर्क योर वे अप। फिर आप एक हैंडीकैप सिस्टम होता है जो आपका स्किल लेवल बताता है, तो हैंडीकैप फिर आपको मिलता है, फिर आप उसको उस पे वर्क करते हैं टू ब्रिंग इट डाउन टू 0, एंड इवेंचुअली अगर कोई प्रोफेशनल बनना चाहता है तो उसका भी पाकिस्तान में आसान चांस है। ग्रेट। तो राफे, आपने जब शुरू किया बतौर, माइंड में क्या था, बतौर प्रोफेशनली शुरू किया था, यू वांटेड टू प्ले इट प्रोफेशनली, और यू स्टार्टेड एज अ पैशन, शौक में शुरू किया, एंड देन यू थॉट, या आपको लगा कि नहीं मैं तो अच्छा खेल सकता हूँ, या किसी ने बताया कि आप अच्छा खेल रहे हो, एंड देन यू स्टार्टेड डूइंग इट प्रोफेशनली? ये शुरू तो 5 साल 6 साल की उम्र में किया था, तब तो पता ही नहीं था कि प्रोफेशनल क्या होता है, एमेचर क्या होता है, तब तो बस पापा ने कहा शुरू करो तो मैंने शुरू कर दिया। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता पैशन बनता गया, मतलब गेम को खेलने का दिल करता था। उस वक्त कोई पता नहीं था करियर बनाना है, प्रोफेशनल बनना, उस वक्त जस्ट खेलते थे जस्ट बिकॉज आई लाइक्ड इट, एक एस्केप मिल जाता था स्कूल वगैरह से। तो फिर पिछले 5-6 सालों में जब थोड़ा सीरियस करना शुरू किया तो पता चला कि मैच जीतने शुरू किए, उससे मोटिवेशन मिली, फिर आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आई कि इसमें करियर भी बन सकता है, स्पेशली इंटरनेशनली। तो पिछले 3-4 सालों में फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने इसको एज ए करियर परस्यू करना है। ठीक है। एंड व्हाट आर योर प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं गोल्फ को लेकर? फ्यूचर प्लान्स इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर प्रोफेशनल टर्न करना। मैंने डेफिनेटली व्हेन आई सी कि मेरी गेम उस लेवल तक पहुंच गई है, फिर प्रोफेशनल में बन जाऊंगा और इंटरनेशनल सर्किट्स पे खेलूंगा, क्वालिफाई करूंगा, और मेरी ड्रीम ये है कि मैंने पाकिस्तान का झंडा हर टूर पे, हर कॉन्टिनेंट पे, हर मुल्क में जहाँ पे लगाना। इंशाल्लाह। और इसमें एज फैक्टर मैटर करता है, आप का एज में यंग होना कितना जरूरी है टू बी अ गुड गोल्फर, या आपको लगता है कि नहीं एज डजंट मैटर इन दिस गेम? एज मैटर्स, बट इस गेम में जो करियर आपको बहुत लॉन्जेविटी आपको मिल सकती है, यानी कि आप 15 साल से लेकर आई थिंक 50 इयर्स तक आप इजीली compete कर सकते हैं एट एनी लेवल। 50 इयर्स के बाद फिर आप सीनियर्स में जाके खेलें, बट जो मेन करियर, जैसे अब फुटबॉल है, फुटबॉल में आई थिंक 35-36 के बाद मोस्टली प्लेयर्स रिटायर कर जाते हैं, बट गोल्फ में आप 50 तक आराम से खेल सकते हैं। अच्छा, वाओ। अच्छा राफेल, लंबा करियर चलता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया कि किस तरीके से एक आम शख्स जो है वो ज्वाइन कर सकता है, तो एक और चीज़ भी ज़रा मेंशन कीजिएगा, अगर कोई आम शख्स क्लब ज्वाइन करना चाहता है तो ऐसी कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं या क्वालिटीज़ हैं जो उसमें होनी चाहिए कि वो एक अच्छा गोल्फर बन जाए? लॉट्स ऑफ मनी, आई बिलीव। राफेल? लॉट्स ऑफ मनी भी, उसको मैं चैलेंज करना चाहूंगा आपकी बात को।
मतलब आई थिंक कुछ क्लब्स पाकिस्तान में ऐसे में जहाँ पे आप 20-30,000 से आप मेंबरशिप ले सकते हैं। अच्छा। मेंबरशिप ना भी हो तो आप डेली के 400-500 रुपए दे के आप एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। और क्वालिटीज पहले जैसी भी हो, जब आप गोल्फ शुरू कर लेंगे ना तो एक्सेल करने के लिए आपको पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जो गोल्फ में चाहिए, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग लर्निंग कर्व। ऐसा नहीं है कि आप एक साल में चैंपियन बन जाएंगे, आपने 3-4-5 साल जिस तरह पंजाबी अच्छा कहते हैं, पी राफिक, काटनी है। वो आखिरी सवाल मेरा, ये रोमांस क्या है गोल्फ के अंदर जो अक्सर लोग खासतौर पे सीनियर सिटीजन्स दे लव टू प्ले, रिटायरमेंट के बाद लोग खेलना पसंद करते हैं, आप जैसे यंगर लॉट के लोग भी, ये क्या रोमांस है? आप इतना टाइम देते हैं, लंबा लंबा टाइम खेलते रहते हैं, क्या है इसमें ऐसा क्या मिलता है? इसमें आई थिंक एल्डरली पीपल का तो ये है कि उनको एस्केप मिल जाता है। गोल्फ का जो एनवायरनमेंट है इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड सीरीन। आपको मतलब ट्रैंक्विलिटी मिलती है, वो घास है, परिंदे बोल रहे हैं, हवा चल रही है। और यंग लोगों के लिए कुछ ऐसे फॉर्मेट्स हमने इन्वेंट कर लेंगे। आप कंपटीशन जो गोल्फ में होता है ना, वो इतना इंटेंस हो जाता है एक टाइम पे आके कि देन इट गेट्स यू एडिक्टेड, कि वो फीलिंग आपको फिर चेज करनी पड़ती है। राइट। तो दैट फीलिंग गेट्स यू गोइंग। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू सो मच राफे एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने जो है बड़ा नाम रोशन किया है पाकिस्तान का, आपका बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद भी आपको। एक्सप्रेसो में वक्त है एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना हमारे साथ। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद के साथ कि हमारे साथ आप मौजूद हैं और साथ हमारा अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा और बाकी है, लेकिन हमने मंडे को यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि आपकी वीक का स्टार्ट ऐसे करें कि उसमें थोड़ा सा म्यूजिक का टच दे दें, हम थोड़ा सा रिदम में हो जाए आपका वीक, ताकि चलता रहे। और नए अक्सर आर्टिस्ट जो हैं वो हमारे शो के अंदर आते हैं। आज हमारे साथ अली सोनू है। अब अली सोनू कौन है? शक्ल तो आपको नज़र आ गई, गाते बहुत ज़बरदस्त हैं, बड़ा सुर में गाते हैं। और एक कॉमेडी शो के अंदर गए एक चैनल के ऊपर, वहाँ पे इनको एज एन ऑडियंस पार्टिसिपेशन का मौका मिला और इन्होंने पार्टिसिपेंट के तौर पे गाया। वहाँ से इनका जो क्लिप था बड़ा वायरल हुआ और इन्होंने गाना ही शुरू कर दिया और अब कह रहे हैं कि मैं प्रोफेशनली भी गा रहा हूँ। तो हमने कहा भी ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप टैलेंटेड हैं, गा रहे हैं, तो हम आपको मौका क्यों ना दें। तो हमारे साथ अली आज मौजूद हैं, इनसे ज़रा पूछते भी हैं और सुनते भी हैं कि ये किस किस्म का म्यूज़िक करें। अली, वेलकम टू एक्सप्रेसो, क्या हाल है? थैंक यू सो मच। बड़े लकी आदमी हो यार, हमें तो स्टूडेंट लाइफ में ऐसा मौका नहीं मिला कि हम किसी शो में जाएँ और फिर वहाँ से हम वायरल हो जाएँ। सो लकी यू आर। सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, जो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि मुझे वो मेरी औकात से बढ़ के दे रहे हैं। और ये मेरी माँ जी के पैरों का सदका, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं बिल्कुल नथिंग। ये बस जो भी मिल रहा है मुझे ब्लेसिंग है मेरे मामा के मेरे साथ है बस। अच्छा, तो अली बताइएगा कि सफ़र का आगाज़ हुआ कैसे, क्या सीखा है आपने या आपको शौक था? एक्चुअली मुझे तकरीबन 4 साल प्लस हो गए गाने गाते हुए। अच्छा। और कोई शौक नहीं था, पता ही नहीं था कि गाने भी गाने हैं। रैंडमली पहले नाते पढ़ता था मस्जिद में। अच्छा। तो वहाँ से लोगों ने बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा एक दोस्त की शादी थी, तो वहाँ पे जो डीजे वाले गाने गा रहे होते हैं ना, तो उससे माइक पकड़ के मैंने गाना गा दिया। वो जब गाना गाया बड़े उन्होंने पैसे सुटे हैं जितने। अच्छा। तो मुझे बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया, कहते आप गाओ। कौन सा गाना गाया था? वो था बिस्मिल्लाह करा नदीम अब्बास का। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम मैंने गाया था तो लोगों ने मुझे, मेरे दोस्तों ने बड़ा मतलब मुझे चेयरअप किया, पुत्र गा। तो वो गाते गाते फिर ये मेरा शौक जो है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज होगा कि एक जज्बा बन गया। अच्छा। तो फिर मुझे मेरा एंड वहाँ पे हुआ जब मैंने खुद का गाना लिख लिया। अच्छा। जब खुद का लिख लिया फिर मैंने सोच लिया, मैंने फिर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं करना ही प्रोफेशनली क्या काम क्या करते हो आप, चाहे अगर। जी जी इंशाल्लाह। मैं असल में बहुत सारे काम कर चुका हूँ, बिकॉज मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और घर की 75% जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर है। और आई एम टोटली वाइट स्टडी लेस। पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे वालिद साहब नहीं हैं, मेरी माँ जी हैं। उन्होंने हमें लोगों के घर में काम करके हमें पाला और मैं वो चीज़ें नहीं भूलने वाला। और मेरी हमेशा यही है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। मुझे सिंगर बन के सिर्फ ये चाहिए कि मेरे पास पैसे आ जाए, मुझे फेम नहीं चाहिए, मेरे पास इतने पैसे आ जाए हम अपना घर ले लें, मैं अपनी माँ जी को हज करवा दूं और एक दफा दुनिया घुमा दूं, बस बाद में जो होता हो जाए। बस इसके अलावा जबरदस्त ख्वाहिशात है, वैसे छोटी नहीं है, बड़ी ये मुझे और कुछ चाहिए। सुनाओ हमें सोनू, सोनू बड़े एम्बिशियस आदमी हो भाई, सुनाओ कुछ हमें। मैं वही सुनाऊंगा नुसरत साहब की, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, जिससे मुझे बड़ा लोगों ने प्यार दिया। मैंने वो में गाया था एज ऑडियंस, उसको माशाल्लाह 15 से 20 मिलियन प्लस व्यू गया। अच्छा, वाह। और ये मैं वही स्टार्ट करूंगा, कोशिश करूंगा गाने की। इजाजत? जरूर।
सनी सा गा नि सा नि नि दा धा नि सा गा म गा सा सनी सा गा नि सा नि नि दा नि दा धा नि सा गा म दा दा म दा नि दा नि दा नि दा प दा म ब गा ग रे ग म ग प म ग रे। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। सनी दा गा रे दा नि 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 दा सरदनी नि दर्द गा रे ग मा ब बर बनी नि दर्द नी नि दर्द दर्द नी बा ब दर्द मा ब गा गा मा रे रे गा गा दा नी नि दर्द 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 दा नी नि गा गा नी नि गा गा नी नि गा गा नी नि गा गा नी नि दर्द 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 नी नि दर्द 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 दा। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे जनता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे कि खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे कि सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिल कशो दिल नशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। वाह 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 सोनू, इतनी सुबह सुबह इतने जोरदार गाने कैसे गा रहे हो भाई? उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। बहुत मुश्किल है इतना इतने ऊंचे स्केल के ऊपर सुबह सुबह गाना। वैसे गाना भी बहुत मुश्किल है और अल्लाह सुबह गाना तो बहुत ही मुश्किल है। जब बात करें तो मीनवाइल आई थिंक इनके जो गिटार वाले दोस्त हैं वो भी थोड़े रेडी हो गए। आई होप वो कुछ रिदम बैक दे पाएंगे आपको। कैमरे पे तो अब नहीं आ पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। अली ये बताओ कि अब प्रोफेशनली कितना गा लिया है, कितने गाने कर लिए हैं, मजीद क्या प्लान्स है? सर जी मैंने तकरीबन 40 प्लस गाने लिखे हुए हैं। अच्छा। और मैंने रिसेंटली शो में गाया था, गपशप शो में। अच्छा। एज अ ऑडियंस ही। तो वहाँ पे मोमिन साकिब गपशप की मार्केटिंग कर दी आपने हमारे शो में। चलें। वो वहाँ पे मोमिन साकिब बैठे हुए थे। अच्छा। और साथ में अदर स्टार्स भी थे। तो मोमिन साकिब भाई ने मुझे गाना स्पॉन्सर कर दिया। अच्छा। मैंने ऑडियो किया हुआ ना, तो उन्होंने बोला कि वीडियो पे जो भी आपका खर्चा आएगा वो हम करेंगे। और ये मेरे लिए बहुत आपके हालात बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे इंशाल्लाह। मोमिन जो है ना, वेल डन मोमिन। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर। हर कोई भी स्ट्रगलर हो ना किसी भी फील्ड में, उसको एक टर्निंग पॉइंट चाहिए होता है कि उसका कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट बन जाए कि जिसकी वजह से वो आगे निकल जाए। अच्छा सोनू, बताइएगा कि मुश्किलें, अभी तक आपने कहा 4 साल से आप गा रहे हैं, कितनी मुश्किलें पेश आई? और जैसे आपने स्पॉन्सर का जिक्र किया, तो ये स्पॉन्सरशिप लेना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसे ही है। तो क्या कैसा रहा है अभी तक का आपका सफर? असल में मैंने देखे हर टाइप के जो है ना वो कंडीशंस देख चुका हूँ, जिसको कहते हैं ना कि फाके भी देख लिए, भूख भी देख लिए। लेकिन मेरी माँ जी, उनकी सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रही है। हमने जो भी टाइम गुजारा ना एक साथ ही, मतलब हम बड़ी हैप्पी फैमिली हैं। अप डाउन लाइफ में आते रहते हैं, डजंट मैटर, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि हम जो है ना एक दूसरे के साथ हैं। अरे वाह। और ये मेरे लिए बस बड़ी बात है, मुझे किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं। मेरी माँ जी खुश हैं, हम साथ हैं। चलें, अब जो गाना आपने अपने गिटारिस्ट भाई के साथ सिंग किया हुआ है ना, जरा चूंकि हमें पीछे से गिटार भी मिल जाएगा आपकी आवाज पे, तो वो जरा हमें सुनाइए कुछ अच्छा सा। और जाने तमन्ना जाने अदा, तुझे जैसे सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा ना तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं,
ये जीवन क्या गर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या गर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं। गिटार का स्केल डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज्यादा, है ना? जी, जी। आई नो दैट, कोई बात नहीं, हो जाता लाइव में। अच्छा, अब कोई जो देखने वाले हैं पहली दफ़ा आपको देख रहे हैं या आपको पहले भी देख चुके हैं, कुछ उनसे कहना चाहो ऑन योर कैमरा? कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई रिक्वेस्ट, एनीथिंग? पैगाम, मुझे मेरी टिकटॉक फैमिली ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और थैंक यू सो मच आप लोग। मैं बिल्कुल टैलेंटेड नहीं हूँ और आप उसके बावजूद मुझे इतना प्यार दे रहे हो और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहे, बस थोड़ा सा यूट्यूब का है मेरा, वो इश्यू खत्म करवा दें। मेरे 20 घंटे रह गए हैं वॉच टाइमिंग के, अगर वो आप कंप्लीट करवा देंगे तो मेरा चैनल मोनेटाइज हम देखेंगे, हम 20 घंटे और बैठ के फिर मुझे रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा। यार ये प्रोफेशनली रिक्शा चलाते हैं और बड़ा फख्र से उन्होंने बताया और हमें इसलिए अच्छा लगा कि मेहनत करके अपनी फैमिली को और अपनी म्यूजिक के शौक को पाल रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त। सोनू, जाते जाते कुछ ऐसा सुनाओ कि जो दुखी दिल है ना, जो टुट्टे दिल होंगे ना, दुख सुख प्यार मोहब्बत, जरा वो थोड़ा कम हो गए। मौसम भी बड़ा अच्छा है, कुछ अच्छा सा सुनाओ और इस सेगमेंट से आपसे इजाजत चाहेंगे, वापस मिलेंगे आपसे इसके बाद। सोनू। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावल आस ना पास रे, सावलिया मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस न पास वे, मुझे मिलना चार कहार वे, मुझे मिलना चार कहार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात कर लेते हैं शहंशाह ज़राफ़त का खिताब पाने वाले नामवर कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की, जिनकी आज 48वीं बरसी मनाई जा रही है। बेसाख्ता अदाकारी से उन्होंने शायकीन के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। मुनव्वर ज़रीफ़ को गुजरावाला में 1940 में ये पैदा हुए और इन्होंने अपने करियर का जो आगाज़ था 1961 में रिलीज़ होने वाली फिल्म डडियाँ से किया, जिसके बाद उनकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा भी होता चला गया और 1973 में वो पहली बार उर्दू फिल्म पर्दे में रहने दो में साइड हीरो के रूप में सामने आए और उसी साल एक और फिल्म रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़ की कामयाबी ने मुनव्वर ज़रीफ़ को सुपरस्टार बना दिया। ज़रीफ़ ने 300 से जायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी मशहूर फिल्मों में बनारसी ठग, जीरा ब्लेड, मौज मेला, सौकन मेले दी, मंजी कित्थे डावा, दामन और चिंगारी, चक्करबाज, हमराही, बदतमीज, नौकर वोटीदा वगैरह शामिल। मुनव्वर ज़रीफ़ में एक कामयाब कॉमेडियन के तमाम तर औसाफ मौजूद थे और उनका नाम फिल्म की कामयाबी की ज़मानत समझा जाता था। किस्मत ने ज़रीफ़ साहब को ज़्यादा जीने का मौका न दिया और सिर्फ 36 वर्ष की उम्र में 29 अप्रैल 1976 को जहाने फानी से कूच गए। जिक्र कर रहे थे हम द ग्रेट मुनव्वर ज़रीफ़ साहब का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मिलेंगे। अच्छा सा दिन गुजारिए और कल दोबारा हमें ज्वाइन कीजिए इंशाल्लाह।